नमस्कार, 3 बड़ी खबरें देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं दिव्यदर्शनी। सबसे पहले बात करेंगे पहली बड़ी खबर की। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी कानून अक्टूबर तक लागू करने की तैयारी तेज कर दी गई है। शुक्रवार को नियम एवं क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिन्हा ने विशेषज्ञ समिति समान नागरिक संहिता उत्तराखंड की रिपोर्ट जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 की विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पढ़ने के लिए आप वेबसाइट ucc.uk.gov.in पर जा सकते हैं। ये 4 खंडों में उपलब्ध है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिन पहले ही दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में इस बात पर जोर दिया था कि अक्टूबर तक उत्तराखंड में यूसीसी कानून लागू हो सकता है। दरअसल विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने देवभूमि की जनता से वादा किया था कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार बनती है तो यूसीसी कानून लागू किया जाएगा और अब सीएम धामी इसे लेकर गंभीरता के साथ काम कर रहे हैं और चुनावी वादे को पूरा करने के लिए पूरी तरह गंभीर नजर आ रहे हैं। रूथ पॉलो कोटिलो वर्सेस मारिया लुइस वैलेंटिना 2017 का केस है, जिसमें बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप यूसीसी का कानून बनाइए। एक बार नहीं, अनेकों बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। एक उदाहरण है जो सरला मुदगल केस 1995 का है, जिसमें उस समय सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस कुलदीप सिंह ने कहा था। उन्होंने क्या कहा था, जस्ट पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। पृष्ठ 81, रिपोर्ट के पृष्ठ 81 को उद्धृत है। इट अपीयर्स दैट इवन 41 years after the introduction of the Hindu Code Bill, the rulers of the day are not in a mood to retrieve Article 44 from the cold storage where it is lying since 1949. When more than 80% of the citizens have already been brought under the codified personal law, there is no justification whatsoever to keep in abeyance anymore the introduction of uniform civil code for all citizens in the territory of India. ये सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है। इसका जिक्र चैप्टर 5 में किया गया है। चैप्टर 6 बेसिकली करंट लीगल फ्रेमवर्क के बारे में है। इसको 2 भागों में बांट दिया गया है, धर्माधारित कानून और सेक्युलर कानून। इसमें मैरिज एंड डिवोर्स, मेंटेनेंस, गार्डियनशिप सभी एक्ट के बारे में वर्तमान व्यवस्था है। इसका जिक्र बहुत संक्षेप में किया गया है। इसके अपेंडिक्स भी हैं, बहुत सारे लंबे चौड़े हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। आज की जो कानूनी व्यवस्था है इससे क्लियर हो जाएगी। चैप्टर 7 इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस के बारे में है। चैप्टर 7 में ये लिखा गया है कि समिति ने 12 देशों की फैमिली लॉज के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये 12 देश हैं: टर्की, सऊदी अरेबिया, अजरबैजान, नेपाल, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। इसमें एक दो केवल आपके का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। एक मोटी बात यह है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात है, मॉडर्न टाइम में, पुरानी बात छोड़ दीजिए, मॉडर्न टाइम में पहली बार फ्रांस में इसको नेपोलियन लेके आए थे। उन्होंने सन 1804 में फ्रांस में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया था। उसके तर्ज पे बाद में कुछ लोगों ने अपने देश भी लेके आए। इनफैक्ट 100 साल बाद जर्मनी में और स्विट्जरलैंड में। इन तीनों कोड से प्रभावित होकर यूरोप के कई कंट्रीज ने अपने अपने देशों में सिविल कोड की व्यवस्था की थी। काफी कुछ इंस्पिरेशन इन्हीं तीनों कोड से इनके अंतर्गत था। तो टर्की में जब कैलिफेट समाप्त हो रहा था और नई व्यवस्था लागू हो रही थी सन 1926 में, तो 1926 में टर्की, जो यूरोप और एशिया दोनों के बीच की कड़ी के रूप में जो कंट्री है, वहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया गया। टर्की मुस्लिम बाहुल्य देश है, लेकिन उनका जो कोड 1926 में आया, उन्होंने उस कोड में सन 1926 में जेंडर इक्वालिटी की बात की, पॉलीगेमी को बैन करने की बात की, शादी में दोनों पति पत्नी को इक्वल राइट्स ऑफ डिवोर्स की बात की। 1926 की बात कर रहा हूँ, और वो व्यवस्था चलती रही। उन्होंने शादी के लिए लड़कियों की मिनिमम एज भी, जो कि शरीयत में यह है कि जब जैसे लड़की प्यूबर्टी पे पहुंचती है शादी योग्य हो जाती है, व्यवस्था है। और हमारे साथ इसी खबर पर रोहित विक्रम सिंह, हमारे संवाददाता, न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, लंबे वक्त से जो वादा किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं अब रोड मैप के तौर पर सामने आ रहा है, जहां पर अब सार्वजनिक रिपोर्ट कर दी गई है वेबसाइट पे। क्या कुछ इसे लेकर जानकारी आपके पास है?
देखिए दिव्या, अभी कुछ दिन पहले ही यूसीसी की अगर हम बात करें तो यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य है। और जब से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लागू किया है, उनकी व्यक्तिगत छवि भी देश में बहुत बड़ी है, उनकी छवि में इजाफा हुआ है, लोग उनको जानने लगे हैं। और चूँकि यूसीसी लागू करना अपने आप में ही एक बड़ी बात है, और यूसीसी लागू हुआ और किसी भी प्रकार की कोई ऐसी घटना, बहुत ज़्यादा अप्रिय घटना नहीं हुई, ये भी एक सफल प्रयोग जो है कहा जा सकता है। और अभी हाल ही में मुंबई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इस बाबत जो है सम्मानित भी किया गया। 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली में थे, जहां उन्होंने पूरे तौर पर संकेत दे दिए थे कि अक्टूबर में यूसीसी को पूरे प्रदेश में लागू कर दिया जाएगा। और इसी के तहत जो यूसीसी जो ड्राफ्ट कमेटी थी, उसके जो नियम एवं क्रियान्वयन समिति के जो अध्यक्ष हैं पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह, उन्होंने पूरे यूसीसी के बारे में डिटेल जो है आज प्रेस को ब्रीफ किया। उन्होंने बताया कि यदि कोई भी व्यक्ति, चूंकि ये यूसीसी को यदि कोई पढ़ना चाहेगा तो ये 4 खंडों में है और करीब 200 से के लगभग इसमें पन्ने हैं। और अगर कोई पढ़ना चाहता है तो ऑनलाइन माध्यम से इसे ucc.uk.gov.in वेबसाइट पर जाकर इसे पढ़ सकता है। और चूँकि बहुत ही लीगल वे में अगर समझना हो उसको, तो कहीं ना कहीं इसमें तमाम जो एडवोकेट्स वगैरह हैं उनकी सहायता लेनी पड़ सकती है, क्योंकि इसकी भाषा जो है थोड़ा इसी के इर्द गिर्द है। और जहाँ तक रही सरकार के मंशा की बात, तो 2022 में ही देखिए दिव्या, यूसीसी को प्रदेश सरकार लेकर आएगी, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने पहले टेन्योर में, पहले शासनकाल में उन्होंने कहा था। और एक परिपाटी टूटी थी और मिथक टूटा था, दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी थी, यानी कि जनता में एक्सेप्टेंस थी इसको लेकर। और जब पहली कैबिनेट हुई मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के दूसरे फेज की शुरुआत में, पहली कैबिनेट में यूसीसी को के विषय पे ही चर्चा हुई और मात्र 40 मिनट में ही ये बैठक संपन्न हो गई। विधानसभा में कैबिनेट की बैठक थी जिसमें यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने को लेकर सहमति बनी थी। और बहुत लंबे समय के चिंतन मंथन के बाद, तमाम लोगों की राय शुमारी के बाद में जाकर ये यूसीसी आया। इसको प्रदेश सरकार ने जनता के समक्ष उसको प्रस्तुत किया। उसके बाद राष्ट्रपति के पास गया, राष्ट्रपति के आज्ञा इस पे मिल गई। और निश्चित तौर पर अब प्रदेश में यदि लागू होगा तो हो सकता है कि इसी को आधार बनाकर पूरे देश में, समूचे राष्ट्र में इसे लागू किया जाए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, इन लोगों की परिकल्पना थी कि यूसीसी एक सशक्त कानून जो है देश में आना चाहिए। और इस चीज़ को चुनावी मैनिफेस्टो में भी इस बार जगह मिली है। तो अब देखना होगा कि उत्तराखंड में अक्टूबर में जब यूसीसी लागू हो जाएगा तो क्या केंद्र में भी इसी के आधार पर, इसी को आधार बनाते हुए, क्या राष्ट्र में भी इसे पूरे देश में भारत सरकार लागू करती है या नहीं। जी, यहाँ पर जिस तरह से पहले भी विपक्ष सवाल उठाता रहा है ड्राफ्ट को लेकर, अब जब यहाँ पर ड्राफ्ट सार्वजनिक कर दिया गया है, रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी गई है, विपक्ष का क्या रुख है इस पर? देखिए, यूसीसी को लागू करना एक अपने आप में चुनौतीपूर्ण बात रही है, क्योंकि बहुत ही समझदार व्यक्तियों को इसमें शामिल किया गया, पूर्व जज को शामिल किया गया, अलग अलग क्षेत्रों से प्रख्यात लोगों को शामिल किया गया, पूर्व मुख्य सचिव उत्तराखंड के रहे शत्रुघ्न सिंह, उनको शामिल किया गया, नियम एवं क्रियान्वयन समिति का अध्यक्ष उन्हें बनाया गया। बहुत लंबे जद्दोजहद के बाद, बहुत सारे ऐसे विद्वानों से मिलने के बाद, बहुत सारे लोगों की राय लेने के बाद, बहुत दौर की बैठकों के बाद इसे तैयार किया गया है। और इसे लागू करने के बाद कहीं ना कहीं उत्तराखंड एक तरह से लाइमलाइट में आया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहचान देश प्रदेश में बनने लगी, एक धाकड़ मुख्यमंत्री के रूप में और क्विक डिसीजन लेने वाले मुख्यमंत्री के रूप में उनकी पहचान बनी। हालांकि अब अक्टूबर में राज्य सरकार इसे लागू करेगी, लेकिन इसको लेकर राजनीति भी हो रही है। चूंकि राजनीतिक दल हैं तो राजनीति होगी, और इसी के तहत जो प्रमुख विपक्षी दल है कांग्रेस, उसका कहना है कि प्रदेश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर लगातार आंदोलन होते रहे हैं, चाहे मूल निवास का मुद्दा हो, भू कानून का मसला हो,
बेरोजगारी का मसला हो, पलायन का मसला हो, इन तमाम मसलों को लेकर सरकार कुछ नहीं कर रही है। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि यूसीसी को उत्तराखंड की जनता को जरूरत ही नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती सरकार इसे लागू कर कर अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रही है। तो दो पहलू हैं, एक तरफ सरकार इसे लागू करना चाहती है और दूसरी तरफ जो है विपक्ष है इसका पुरजोर विरोध कर रहा है। अच्छा रोहित, यहाँ पे वर्जन्स भी अलग अलग हैं, क्योंकि अगर सत्ता पक्ष की माने तो यहाँ पर जो क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष है वो साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि कई ऐसे मर्तबा सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि आप यूसीसी लागू करिए, ड्राफ्ट बनाइए और उसे लागू करना है। तो वही अगर कांग्रेस की बात की जाए, मुख्य विपक्षी दल है, वो ये कहता है कि अगर आपके बॉर्डर्स चेंज हो गए तो यूसीसी लागू नहीं रहेगा। तो ये जो यहाँ पर डिफरेंस नजर आ रहा है उसको लेकर किस तरह से काम किया जाएगा? सरकार तो इसे लागू करना चाहती है और सरकार की प्राथमिकता रही है कि जल्द से जल्द इसे लागू किया जाए। और बीच में लोकसभा चुनाव आ गए, नहीं तो इसे तब तक प्रदेश में लागू कर दिया जाता। और यूसीसी को लेकर भी जनता के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब बतौर स्टार प्रचारक पूरे देश में कैंपेनिंग कर रहे थे अलग अलग प्रत्याशियों के लिए, तो लोकसभा चुनाव में भी मुख्यमंत्री ने यूसीसी के मसले को लेकर तमाम बातें की। और जाहिर है पूरे देश में यूसीसी के मसले पर भी वोट पड़े हैं। तो सरकार इस बात को समझती है, भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को समझती है कि यूसीसी को केंद्र में रखकर राजनीति की गई है और उसके आधार पर जनता का आशीर्वाद न केवल उत्तराखंड में बल्कि समूचे देश में मिला है। और जहां जहां मुख्यमंत्री ने प्रचार प्रसार किया, सारे के सारे प्रत्याशी चुनाव जीत कर आए और लगभग सारे जो सांसद हैं उनको केंद्र में मंत्री बनाया गया है। तो सरकार चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, इस बात को जानती है कि यूसीसी को जनता सराह रही है। यूसीसी ने जनता ने मत दिया है। अब इसे लागू करना सरकार की प्राथमिकता होगी। चूंकि उत्तराखंड पहला राज्य है तो उत्तराखंड अक्टूबर में इसे लागू करेगा। और बहुत सारे राज्यों में भी इस प्रकार की सुबुगाहट है कि हम उत्तराखंड की यूसीसी के तर्ज पर हम भी अपने प्रदेश में यूसीसी लागू करेंगे। लेकिन हालांकि इस बार पूर्ण बहुमत बीजेपी को नहीं है, फिर भी एनडीए की सरकार है। अब देखते हैं कि राज्य में तो इसे लागू कर दिया गया, लेकिन केंद्र में क्या सभी जो घटक दल हैं क्या इस पर एक मत हो पाते हैं, क्या यूसीसी देश में लागू हो पाता है, ये बड़ा सवाल रहेगा। जी, बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दूसरी बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ मेला 2024 की तैयारी के संबंध में हरिद्वार में समीक्षा बैठक की। बैठक में डीजीपी अभिनव कुमार समेत कई अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक के बाद सीएम धामी ने कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर बताया कि कांवड़ मेला हमारे लिए काफी खास है। मेले में देश के कोने कोने से कांवड़ यात्री प्रदेश में आते हैं। इसका ठीक तरह से प्रबंधन हो, उनकी यात्रा अच्छी हो, उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, इन्हीं सब बिंदुओं को लेकर बैठक में चर्चा की गई। कांवड़ मेला हमारा बहुत बड़ा मेला है और पूरे भारत भर के लोग, पूरे देश के लोग इस कांवड़ मेले में आते हैं। हम उनका बहुत उत्साह से, बहुत खुशी से उनका स्वागत करें, उसकी हम तैयारी हर वर्ष करते हैं। और हमने कहा है कि पिछले वर्षों में जो हमारे अनुभव रहे हैं, उन अनुभवों का लाभ लेते हुए, उन अनुभवों से सीखते हुए मेले में जो और अच्छा करना है और अन्य व्यवस्थाएं करनी है, आने वाले किसी भी कांवड़ यात्री को, शिव भक्त कांवड़ियों को कोई परेशानी न हो, उसके निमित्त सभी विभागों का समन्वय बनाकर यहाँ पर काम करना है। जो बजट की व्यवस्था, बजट हम कांवड़ मेले में गत वर्षों में भी देते रहे, इस वर्ष हमने उसको और बढ़ाया है। और भी जो व्यवस्थाएं होंगी, सफाई की व्यवस्था है, यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था है, स्वास्थ्य की व्यवस्था है और वाटर एम्बुलेंस की भी हम इस बार व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि मेले के अंदर कई बार सामान्य एम्बुलेंस उस समय जाना संभव नहीं हो पाता है। अगर कोई ऐसी बात होती है तो किसी भी जिसको स्वास्थ्य की दिक्कत हो या कोई दुर्घटना हो जाए तो उसको वाटर एम्बुलेंस से तत्काल जो है वो सुविधा प्राप्त हो पाए। तो आपको बता दें कि कांवड़ मेले की शुरुआत जल्द ही होने जा रही है, जिससे पहले मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक यहाँ ली है। कांवड़ मेला 2024
के तहत यहाँ पर समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री ने ली है और इस मेले के दौरान जो कांवड़िए देश प्रदेश से यहाँ पर आ रहे हैं गंगा जल लेने के लिए, उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो, उनके लिए सुरक्षित वातावरण यहाँ पर बनाया जा सके, इसी को लेकर समीक्षा की गई। तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे, डीजीपी अभिनव कुमार भी यहाँ पर मौजूद रहे और इसमें चर्चा भी की गई है मुद्दों पर और साथ ही साथ निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं कि कांवड़ियों के लिए फुल प्रूफ व्यवस्था की जाए, किसी प्रकार की परेशानियां उन्हें नहीं होनी चाहिए। और ये समीक्षा बैठक यहां पर हरिद्वार में की गई, जहां पर आज हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मेले की तैयारियों को लेकर अधिकारियों को निर्देशित भी उन्होंने किया है। इसके साथ ही कांवड़ियों के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी करने के निर्देश सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिए हैं। सीएम ने कहा कि कांवड़ मेला हमारे लिए काफ़ी खास है और आगामी 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसके तहत तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है। पुलिस प्रशासन के साथ सभी विभाग मेले की तैयारियों में जुटे हुए हैं। सीएम धामी ने ये तमाम जो विषय हैं उन्हें लेकर चर्चा की गई है और पुलिस प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्था रहेंगी, जिला प्रशासन किस तरह से व्यवस्थाएं करेगा, क्योंकि यहाँ पर पिछले कुछ समय में देखा है कि कांवड़ यात्रा में काफ़ी संख्या में कांवड़िए हरिद्वार पहुँचते हैं गंगा जल लेने के लिए। ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाना हो, क्योंकि चारधाम यात्रा भी चल रही है, मानसून का भी वक्त है, ऐसे में जलभराव की स्थिति भी देखने को मिलती है। तो इन सब चुनौतियों के बीच में शांतिपूर्ण, सुरक्षित और सुव्यवस्थित यात्रा कैसे करवाई जाए, इन्हीं तमाम विषयों पर चर्चा हुई है, विचार विमर्श किया गया है और निर्देशित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से अधिकारियों को किया गया है। तो सीएम ने इस बैठक में ये साफ तौर पर कहा है कि कांवड़ मेला हमारे लिए बहुत खास है, एक खास मौका है जब प्रदेश से ही नहीं पूरे देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु जो है, कांवड़िए जो है वो कांवड़ लेकर पहुँचते हैं और गंगा जल भरकर अपने गंतव्यों की ओर रवाना होते हैं। और हमारे संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, हरिद्वार पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री, जो समीक्षा बैठक कांवड़ यात्रा को लेकर की गई, क्या कुछ उसमें दिशा निर्देश दिए गए हैं, किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? बिल्कुल, देखिए दिव्या, आज उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 1 दिवसीय हरिद्वार दौरा था और सबसे पहले मुख्यमंत्री धामी बिल्कुल विश्वविद्यालय हेलीपैड पर पहुंचे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी थे उनके द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। हमने देखा कि लगातार जिस तरीके से अब कांवड़ मेले की जो तैयारी है वो जोरों से चल रही है। हालांकि लगातार जो अधिकारी है वो लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि आगामी 22 जुलाई से कांवड़ मेले का आयोजन किया जाएगा, इसमें दूर दूर से तमाम जो इसके भक्त होते श्रद्धालु होते वो लगातार हरिद्वार पहुंचते और कहीं किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी उनको ना हो, तो उसको लेकर लगातार यहाँ पे जो अधिकारी है वो भी समीक्षा बैठक कर रहे थे। लेकिन आज उत्तराखंड के मुख्य पुष्कर सिंह धामी के द्वारा लगातार ही यहाँ पे अधिकारियों के साथ में बैठक की गई है। जिस तरीके से यहाँ पे तमाम जो अधिकारी थे वो उनको यहाँ पे कड़े निर्देश ये भी दिए कि जो भक्त हरिद्वार पहुंचते गंगा जल लेने के लिए आते हैं उनको किसी तरह की दिक्कत परेशानी ना हो। खास तौर से हमने देखा कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली से तमाम जो श्रद्धालु आते हैं, सिख भक्त आते हैं, वो 7 फीट से अधिक ऊंची कांवड़ लेके आते हैं। इससे कहीं न कहीं जो स्थानीय लोग होते हैं, जो राहगीर होते हैं, जो यहाँ पे यातायात होते हैं, वो भी बाधित हो जाते हैं, जिसको लेकर कहीं जो हादसे भी होते हैं उसको लेकर भी यहाँ पे चर्चा की गई कि तमाम जो ऐसे भक्त होंगे उनको बॉर्डर से पहले रोका जाएगा। 7 फीट की जो ऊंची कांवड़ होगी उसको प्रदेश के अंदर एंट्री नहीं दी जाएगी। तमाम इन मुद्दों को लेकर बैठक की गई। यहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और देश के अलग अलग कोनों से करीब 4 करोड़ से अधिक जो शिव भक्त होंगे वो हरिद्वार पहुंचे हुए यहाँ से गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे, जिसको लेकर तमाम जो अधिकारी है वो लगातार यहाँ पे ग्राउंड जीरो पर जाकर जो यहाँ पे कांवड़ पटरी है, जो अन्य मार्ग है उनका निरीक्षण कर रहे हैं। कहीं से यदि कांवड़ पटरी टूटी है को रिपेयरिंग किया जा रहा है, कुछ नए रास्ते भी बनाए गए हैं। खासतौर से हमने देखा कि जब कांवड़िए हरिद्वार आते तो सबसे अधिक दिक्कत वाहनों की पार्किंग को लेकर होती, तो यहाँ पे कई नई पार्किंग तैयार की जा रही है, जिसको लेकर यहाँ पे लगातार भी कई महीनों से काम चल रहा था। उसको भी यहाँ पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जांचा और यदि कोई काम अधूरा रहेगा तो उसके लिए यहाँ पे तमाम जो संबंधित अधिकारी होंगे उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। साफ तौर से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये भी साफ कर दिया कि हरिद्वार आने वाले किसी भी भक्त को किसी तरह कोई दिक्कत परेशानी ना हो। जी दिव्या, बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।